हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जनरल स्टडी में साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं अवरक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य किरणें या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन 1 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणें जो होती हैं उनको इंफ्रारेड रेज बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो दूरस्थ नियंत्रण होता है, जैसे दूरस्थ नियंत्रण बगैर तार के कुछ दूरी पर, मतलब दूरस्थ नियंत्रण में हम ये कह सकते हैं कि कुछ दूरी की, कुछ डिस्टेंस पे बिना तार के अगर हम किसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति को कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे कि टीवी को नियंत्रित करने का कार्य कर रहे हैं, तो इसमें प्रायः जो रेस का यूज़ होता है, जिन तरंगों का यूज़ होता है, वो अवरक्त तरंगे या इन्हीं को ही हम इंफ्रारेड वेव्स कहते हैं। ठीक है, उनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में है, निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर मच्छरों के द्वारा संचारित नहीं होता है? ऑप्शंस हैं पीत ज्वर, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी इंसेफेलाइटिस। क्वेश्चन 2 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी जापानी इंसेफेलाइटिस। देखिए, जो टाइगर मच्छर होता है वो मतलब कि टाइगर मच्छर की अगर हम पहचान देखें तो ये सफ़ेद पट्टियों वाले काले रंग का मच्छर होता है। काले रंग का मच्छर होता है, इसके पैरों पर सफ़ेद पट्टियां रहती हैं। ठीक है, तो ये अक्सर करके इस तरीके का जो टाइगर मच्छर होता है, ये येलो फीवर भी फैलाता है, उसी का ही वाहक होता है। डेंगू फीवर का भी वाहक होता है, चिकनगुनिया का भी वाहक होता है, लेकिन इसके द्वारा जापानी इंसेफेलाइटिस नहीं फैलता है। ठीक है, तो टाइगर मच्छर के द्वारा जापानी इंसेफेलाइटिस जो है ये संचरित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में है, निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है? ऑप्शंस हैं ट्राई नाइट्रोटोलुइन, डाई नाइट्रोग्लिसरीन, साइक्लोट्राइमेथिलीन, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। तो इसमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो कि विस्फोटक नहीं है? तो क्वेश्चन 3 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी ट्राई नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। तो पहले यहाँ पे ये देखिए कि जो क्लोरोपिक्रिन होता है, ठीक है, क्लोरोपिक्रिन को ही हम ट्राई नाइट्रोक्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, क्योंकि जो है क्लोरोपिक्रिन ही ट्राई नाइट्रोक्लोरोफॉर्म के रूप में जाना जाता है। ये एक रासायनिक यौगिक है जिसे वर्तमान में एक व्यापक स्पेक्ट्रम के तौर पे, या रोगाणुरोधी के तौर पे, कवकनाशी के तौर पे, शाकनाशी के तौर पे, कीटनाशक और निमेटाइड के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ये कोई विस्फोटक पदार्थ नहीं है। बाकी यहाँ पे जितने भी दिए गए हैं, ट्राई नाइट्रोटोलुइन, डाई नाइट्रोग्लिसरीन और साइक्लोट्राइमेथिलीन, ये तीनों ही विस्फोटक पदार्थ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में है, बायोलॉजिकल डिस्फ्रेंसिंग एक आधुनिक शल्य तकनीक है जिसके द्वारा उपचार करते हैं। ऑप्शंस हैं घुटनों के जोड़ों का, एड़ी के जोड़ों का, नितंब जोड़ों का या फिर कशेरुकी जोड़ों का। तो क्वेश्चन 4 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए घुटनों के जोड़ों का। बायोलॉजिकल रिफ्रेंसिंग जो है वो घुटने के जोड़ों का उपचार करने के लिए एक ये आधुनिक शल्य तकनीक है। इसका विकास जो हुआ था वो 1980 टू 1990 के बीच में इसके दशक में इसका जो है निर्माण किया गया था। ठीक है, इसका विकास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में है, अस्पताल के निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होगी? ऑप्शंस हैं पैथोलॉजी विभाग में, शल्य चिकित्सा विभाग में, कार्डियोलॉजी विभाग में या फिर न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग में। तो क्वेश्चन 5 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी कार्डियोलॉजी विभाग में। अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग में ही कैथ लैब होती हैं। ठीक है, इस स्थान पर रोगियों की जो हृदय संबंधी बीमारियां होती हैं उनकी जांच की जाती है, क्योंकि कैथ लैब में पेसमेकर की जो मशीन्स होती हैं, जो आर्टिफिशियल जो हार्ट के लिए पेसमेकर जो यूज़ किया जाता है, तो इनके लिए हृदय संबंधी जितने भी रोग होते हैं, धमनियों से रिलेटेड जितने भी रोग होते हैं, तो उनकी उपचार के लिए जिन मशीनों का यूज़ किया जाता है वो सारी चीज़ें कैथ लैब में उपस्थित होती हैं, और ये कार्डियोलॉजी विभाग जो होती हैं उसमें ये जो है कैथ लैब होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में है, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जल का क्वथनांक घट जाता है,
भोजन कम ऊष्मा लेता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 6 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वाटर का ये बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है इसे देख लें कि प्रेशर कुकर जो है उसमें खाना जल्दी पकता है। इसका रीज़न ये है क्योंकि खाना पकाने के दौरान बनने वाली भाप जो है वो इसमें बाहर नहीं निकल पाती। प्रेशर कुकर का तो काम ही यही होता है, तो इसमें जो है मेनली इसमें जो बनने वाली भाप है वो बाहर नहीं निकल पाती है, और उसके कारण जो आँच होती है, आँच के कारण जैसे जैसे पानी का क्वथनांक बढ़ता है, ठीक है, आँच तो उसको बराबर लग रही है, पानी बॉयल हो रहा है और वो भाप के रूप में बाहर, मतलब कि भाप के रूप में उड़ रहा है, लेकिन भाप बाहर नहीं निकल पा रही है। तो इससे क्या होता है कि पानी का क्वथनांक जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे कुकर के अंदर दबाव और प्रेशर भी बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से खाना जो है वो जल्दी पक जाता है, क्योंकि वहां का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है दोनों ही कंडीशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में है, प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समांतर समतल दर्पण के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे। प्रकाश स्रोत है जिसको दो समांतर समतल दर्पण जो है उनके मध्य बिंदु पे रख दिया जाए तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे। 2 बनेंगे, 4 बनेंगे, 8 बनेंगे या फिर अनंत बनेंगे। तो क्वेश्चन 7 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, अनंत। देखिए, दो समांतर समतल दर्पणों के मध्य जब यदि प्रकाश स्रोत या कोई प्रकाश बिंदु जो है उसको स्रोत के रूप में जब उसको रख दिया जाता है तो उसके द्वारा जो बनने वाले प्रतिबिंब है उनकी संख्या अनंत होगी। इसका रीज़न ये है कि प्रत्येक जो प्रतिबिंब है वो परावर्तित, जो प्रतिबिंब है वो भी परावर्तित होकर के एक नया प्रतिबिंब बना लेगा। इसी वजह से जो संख्या होगी वो अनंत में हो जाएगी, क्योंकि कुछ पता नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में है, निम्न में से कहाँ आर्सेनिक के द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है। ऑप्शंस हैं हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या फिर पश्चिम बंगाल में। तो क्वेश्चन 8 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में। आर्सेनिक के द्वारा जल प्रदूषण पश्चिम बंगाल के 7 जिलों में सर्वाधिक है। ठीक है, और यहाँ पर जल में जो आर्सेनिक की मात्रा है वो 0.05 मिलीग्राम पर लीटर है। इतनी इसका जो है लेवल बढ़ गया है। इससे मतलब ये जो पॉइंट यहाँ पे दिया गया है 0.05 मिलीग्राम पर लीटर, इससे अधिक पाई गई है आर्सेनिक की मात्रा जल में। ठीक है, और आर्सेनिक की जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो जो रोग होता है वो ब्लैक फुट नामक रोग इसकी वजह से हो जाता है। ठीक है, तो जल प्रदूषण जो आर्सेनिक के द्वारा सबसे ज़्यादा हो रहा है वो पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में है, निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली वेलों में विशालतम है। ऑप्शंस हैं फिन बैक वेल, ब्लू वेल, स्पम वेल या फिर हम्प बैक वेल। तो क्वेश्चन 9 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, स्पम वेल, क्योंकि इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि कौन सी दांत वाली वेलों में विशालतम है, यानी कि इसमें जिन वेलों में जो दांत पाए जा रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा बड़ी साइज़ की कौन सी है। तो उसमें ये बताया गया है स्पम वेल है। स्पम वेल जो है वो दांत वाली वेलों में विशालतम है, और वयस्क जो नर होता है इसकी औसतन लंबाई 16 मीटर होती है, 52 फीट इसकी लंबाई होती है। ठीक है, 16 मीटर तक की इसकी होती है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में है, जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिया हो गया है तो उसका आशय होता है कि उसे पक्षाघात हो गया है। इसे हम दोनों देखेंगे यहाँ पे, पक्षाघात और टेट्राप्लेजिया क्या है। तो पहले देख लेते हैं ऑप्शंस क्या होंगे। केवल दाएं हाथ का, केवल बाएं हाथ का, केवल दोनों पैरों का या दोनों हाथों एवं दोनों पैरों का। तो क्वेश्चन 10 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, दोनों हाथों एवं दोनों पैरों का। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि टेट्राप्लेजिया और पक्षाघात क्या है। पहले टेट्राप्लेजिया देख लें कि देखिए यहाँ पे ये कहा गया था कि जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिया हो गया तो उसका आशय ये होता है कि उसे पक्षाघात हो गया, यानी कि उसके दोनों हाथ एवं दोनों पैर का जो है काम ना करना। पक्षाघात का काम यहाँ पे यही है। ये जो है इसमें जो बाद की कंडीशन आती है वो लकवे की कंडीशन आती है, स्टार्टिंग जो है पक्षाघात कहलाती है। तो पहले देख लेते हैं, इसमें उदाहरण एक यहाँ पे है कि यदि सर्वाइकल स्पाइन, ठीक है, सर्वाइकल स्पाइन जो होती है उसमें यानी गर्दन के आसपास, सर्वाइकल स्पाइन यानी गर्दन के आसपास अगर चोट लग गई है तो पैरों और हाथों को हिलाने डुलाने में अधिक दिक्कत आती है, और इसी अवस्था को ही टेट्राप्लेजिया कहते हैं। इसी को ही, यही जो कंडीशन है वो पक्षाघात कहलाती है, क्योंकि यहाँ पे कहाँ जो है चोट लग रही है या दिक्कत हो रही है वो सर्वाइकल स्पाइन जो है उसमें हो रही है, गर्दन के आसपास में चोट लगने लगी है।
ठीक है, तो दोनों ही यानी कि दोनों हाथों और दोनों पैरों को ही हिलाने डुलाने में जो है इसमें दिक्कत हो रही है, तो यही जो कंडीशन है वही टेट्राप्लेजिया की कंडीशन कहलाती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं पे ही एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।